Hi everyone, welcome to my video. In this video, I am going to explain non-supplies listed in Schedule 3. कौन कौन से सप्लाई Schedule 3 में है जिन पे जो सप्लाई नहीं कहलाती और जिन पे टैक्स नहीं लगता है. चलो स्टार्ट करते हैं भगवान के नाम के साथ. जय श्री श्याम. चलो स्टार्ट करें. Services by an employee to the employer in the course or of relationship of his employment. मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में अगर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो सप्लाई नहीं होता है, वो सप्लाई में नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, amount received by an employee from the employer on the premature termination of contract of employment are treated as amount paid in relation to the services provided by employer to employee द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब अगर जैसे कि मैं हूँ PWC में, अभी अभी सबको पता है कि मैं हूँ PWC में. अगर मैंने PWC से एम्प्लॉयमेंट पहले तोड़ दी और मुझे कुछ प्री मेच्योर अमाउंट मिलता है या कुछ भी अमाउंट मिलता है तो वो मेरी सप्लाई नहीं है, ना कंपनी वालों की सप्लाई है भाई, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में ही आएगा तो उस पर GST नहीं लगेगा. वेयर सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल worker to employer who gives wages on daily basis to the workers are services provided by the worker in the course of employment. मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज क्या होते हैं वो डेली वेजेस पे रखते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट को. बहुत सारे बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, डेली वेजेस पे रखते हैं. जैसे कोई एम्प्लॉय आया, उसका डेली वेज उन्होंने रख दिया जैसे 500 रुपये. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 500. तो वो जब आएगा उसको 500 मिल जाएगा. जिस दिन वो नहीं आएगा उसके वो उस दिन 500 रुपीज़ कट जाएंगे. तो वो क्या हो गया, डेली वेजेस में. तो वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हो गया तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है. थर्ड, casual workers employed by a construction contract for execution of building contract for him services in the nature of employment. Similarly, casual workers employed by a security agencies for provision of security services to client are also services in the course of employment. अरे अपन ही पढ़े ना, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या रहते हैं, कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए या टाइम पे कंप्लीट हो जाए. तो वो सब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं. उन पर GST वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा और उन पर GST नहीं लगेगा. वैसे ही कैजुअल वर्कर्स जो सिक्योरिटी एजेंसीज भी करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड के लिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट में ही आते हैं. चलो फिर आ जाएगा सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय पर्सन टू अनदर. प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आर सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब क्या हुआ, जैसे कि कुछ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है और वो पर्सन के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है तो सप्लाई नहीं हुआ है, वो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हो गया यार. फिर आ जाएगा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटिशन बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर फोरबिडेंस टू एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ. अब क्या होता है, जैसे कुछ एम्प्लॉय ना छोड़ देते तो कंपनी क्या बोलती है, आप ये लो रुपए और अब आप ऐसा सेम बिजनेस हमारे अपोजिट में नहीं चला सकते. तो वो भाई फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आया है, उसमें सब वो सप्लाई कहलाएगा और उस पर रुपए लगेगा. उस पर क्या होगा, रुपए लगेगा. और ये अपन ने अभी Schedule 2 में भी पढ़ा है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है. और वो क्या होता है वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. चलो, services by any court or tribunal established under any law for the time being in force. कोई भी सर्विसेज कोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करवाता है, वो सप्लाई नहीं होती है, उन पे GST नहीं लगता है. फिर आ जाएगा फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज़. इन्होंने बोल दिया कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है ना उन पे वो सप्लाई नहीं होती और उन पे GST नहीं लगता. इन शॉर्ट अगर अपन याद करना चाहे, गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करवाने पे कोई भी टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं होती है. फिर आ जाएगा ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी. प्राइम मिनिस्टर ने कोई प्रोवाइड करवाया, चेयर पर्सन ने कोई प्रोवाइड करवाई, तो वो सप्लाई में नहीं आएगी. फिर आ जाएगा ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी स्टैब्लिश बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हु इज डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज. मतलब वो इस क्लॉज से पहले एम्प्लॉयमेंट में थे और कोई भी ड्यूटीज वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं चेयरपर्सन होने की या डायरेक्टर की, तो सप्लाई में नहीं आएगी. सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल,
क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। ये क्या होता है, कोई मर जाता है, जब अपने फ्यूनरल सर्विसेज होती है वो सप्लाई नहीं होती, वो क्या सप्लाई होगी, उस पर तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि वो तो सप्लाई नहीं है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग। मतलब अगर अपन ने कोई भी सेल ऑफ लैंड किया जो सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पर आपको याद रखना है ये चीज़ कि है ना, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था जो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है। चलो, एक्शनेबल क्लेम्स, मैंने बोला था ना गुड्स और सर्विसेज में एक्शनेबल क्लेम्स आते हैं, इंक्लूड होते हैं, पर अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, एक्शनेबल क्लेम्स सब सप्लाई, एक्शनेबल क्लेम्स के स्पेसिफिक कुछ भी होगा वो सप्लाई नहीं होगा, पर इन्होंने क्या बोल दिया, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, ये तीन चीज़ क्या होगी, सप्लाई में इंक्लूड होगी। However, this para of Schedule 3 specifically excludes actionable claim other than battery, lottery, gambling from the ambit of the definition of supply. Co-joint reading of said provision implies that the battery, gambling or lottery are treated as supply. All other actionable claims are outside the ambition of supply. मैं यही तो आपको बता रही थी कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो गुड्स और वो अपने गुड्स में आते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स आर पार्ट ऑफ गुड्स। बट क्या होता है कि है ना, जो है ना, अब इन्होंने सप्लाई में क्या बोल दिया कि एक्शनेबल गुड्स जो भी होगा वो सप्लाई नहीं होगा, पर लॉटरी बैटिंग गैमलिंग क्या होगा, वो होगा, सप्लाई होगा। चलिए, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, मतलब सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नीदर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लाइसेंस दिया अल्कोहलिक लीकर का तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होगा और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं होगा, तो इन शॉर्ट जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा उन पर। फिर आ जाएगा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ grant of privileges, license, mining rights, natural resources such as spectrum, etc., against payment of consideration in form of fee, royalty, etc., are taxable under GST। मतलब ये सप्लाई कहलाएगा। गवर्नमेंट ने अगर किसी भी बिजनेस एंटिटीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड किया है, माइनिंग राइट्स प्रोवाइड किया, नेचुरल रिसोर्सेज प्रिविलेजेस कुछ भी प्रोवाइड किया, वो भी कंसिडरेशन के लिए, तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा और उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। Tax is required to be paid by the business entities on such services under reverse charge। रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा, जो भी रुपए टैक्स है गवर्नमेंट को वो किस पे, रिवर्स चार्ज पे करेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट पे नहीं करेगा, जो सर्विस प्रोवाइड रिसीवर है मतलब बिजनेस एंटिटीज़ वो पे करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स। फिर आ जाएगा नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन। इन्होंने कुछ कुछ सप्लाईज बताई है जो क्लैरिफिकेशन से बताइए। फर्स्ट आ जाएगा इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब सेम एंटिटीज बट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब एक जन की दो एंटिटीज है पर दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। including train, buses, truck, tankers, trailers, vessels, container, aircrafts carrying goods or passenger or both for repair and maintenance, except in cases where such movement is for further supply of such convenience shall neither be a supply of goods or services। मतलब ट्रेन, बस और इनसे कोई भी सामान आपस में इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र होता है तो सप्लाई नहीं कहलाएगा, ठीक है, चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ भी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है, therefore not leviable for IGST, however applicable CG as be level on repairs and maintenance done for such convenience। अगर कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस हुआ उन उस कन्वीनियंस के लिए, मोड ऑफ कन्वीनियंस के लिए, तब उस पर जीएसटी लगेगा। इन शॉर्ट, जब अपन कोई भी है ना वेरियस मोड से है ना मूवमेंट करते हैं, मतलब कन्वीनियंस से बिटवीन डिस्टेंट पर्सन के बीच में कोई भी, जैसे ट्रक्स या टैंकर्स के थ्रू कुछ भी ट्रांसफ़र होता है ना, तो तब तक तो वो जीएसटी के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। पर अगर उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड हो जाता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा डन फॉर सच कन्वीनियंस, तो क्या होगा, तब इस पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। Above circular shall mutatis mutandis apply to interstate supply movement of rigs, tools, spares and all goods on vehicles। अगर टूल्स वगैरह भी भेजते हैं तो भी वही चीज़ है कि वो सप्लाई नहीं कहलाएगा, पर अगर उसमें
रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली चीज़ आ गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच गुड्स, मतलब उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस किए गए हैं तो उस पर CGST, SGST, IGST कुछ भी जो भी एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होगा। तो इन शॉर्ट मूवमेंट ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस या टूल्स एंड स्पेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वो इन डिस्टिंक्ट पर्सनस के बीच में, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। बट अगर उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड हो जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज ज़रूर कहलाएगा, ये याद रखना। मतलब इस कॉन्सेप्ट में इतनी सी पढ़ने की बात है, अगर डिस्टिंक्ट पर्सनस में वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस का इंटर स्टेट मूवमेंट होता है या इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, पेयर्स होता है तो सप्लाई नहीं कहलाता जब तक उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड ना हो। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको वो गुड्स और सर्विसेज बता दी जो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कहलाएंगे, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं कहलाएंगे, इन शॉर्ट उन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये हो गया अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर। सो गाइज अगर आप कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे मेल आईडी पे भी पिन कर सकते हैं कि एक्चुअली मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मैं स्पेसिफिकली ट्राई करूँगी कि मैं उस पर्सन से कांटेक्ट करूँ और उसके डाउट्स को क्लैरिफाई करूँ। और एक और गाइस मैंने मेरा एक सेशन भी चालू किया रिगार्डिंग किसी को भी क्या होता है, बच्चों का आजकल इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहता है या वो लोग पढ़ने में समझ नहीं पाते कि कैसे पढ़े, कैसे CA क्लियर करें। तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज है रिगार्डिंग दैट, जिसमें मैं मेरा आधा घंटा उस बच्चे से अगर एज ए वीडियो कॉल पॉसिबल होता है तो वीडियो कॉल, नहीं तो ऑडियो कॉल से मैं उसके साथ कॉल लेती हूँ और इंटरेक्ट करती हूँ कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ है, क्या सॉल्यूशन है, मैं उन्हें सॉल्यूशन बताती हूँ ताकि वो जल्दी से अपना CA क्लियर करे या और कोई भी कोर्स क्लियर करे। और डेफिनेटली स्पेसिफिकली ये मैं CA के लिए ही लेती हूँ, पर अगर कोई और भी डिप्रेस पर्सन है तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी, तो वो जल्दी से पढ़े और लाइफ में कुछ करे। तो आप मुझे मेरा मेल ID anjali.gadia4@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको चार्ज बता दूंगी और आफ्टर पेमेंट ऑफ चार्ज मैं आपको एक टाइम स्लॉट दे दूंगी जिसमें वी कैन इंटरैक्ट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलो गाइज बाय।